Welcome to the talk show Extreme Gratitude. Our today's guest is Mr. Devendra Jani, Mr. B of India. Welcome to the talk show. I think bees are very, very fascinating. Even though they are the tiniest creatures, I think they have a brain which is much smarter than the elephants or the dolphins. How farmers are, can utilize bees to have a quality food. बीज किसी चीज़ का पॉलिनेशन करती है ना, उसका क्वालिटी अच्छा होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. जो हम लोगों को लग रहा है कि फ्री में आ रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब बिना बीज के हमको यील्ड देखने मिली तब पता चला कि ओ माय गॉड, ये सिर्फ मुफ्त में पॉलिनेशन ही नहीं कर रही है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी यील्ड भी दे रही है हमारे फार्मर्स को. और इसलिए बीज को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है. 80% हमारा जो खाना है, फल फूल सब्जियां, ग्रेन्स, ये सारा पॉलिनेशन बीज मधुमक्खियाँ करती है हमारे लिए. मधुमक्खियों का जब मैंने समझा है कि कम्युनिकेशन इज़ फ्लॉलेस, अब वो कैसे बता रही है दूसरी मधुमक्खियों को, तो देयर इज़ अ डांसर बी जो हाइव में डांस करती है और दूसरी फॉलोअर बीज उसको देखती है कि कहाँ जाना है. तो अगर वो गोल गोल घूम रही हैं तो इसका मतलब फूड सोर्स विद इन 50 माइल्स है. अगर वो 8 आकार में घूम रही हैं तो फूड सोर्स बियॉन्ड 50 माइल्स है, या 50 माइल्स. द एंगल टू द सन, जिस एंगल में वो डांस कर रही है उस एंगल में उनको उड़कर जाना है. और द ड्यूरेशन, जो टाइम वो वाइब्रेट कर रही है, वो मल्टीप्लाई बाय मिनट्स, इतना दूर तक उनको जाना है. और वो पोलन और नेक्टर का सैंपल भी देती है उनको, पराग और मकरंद का, कि यही लेकर आना. मतलब कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, किस एंगल में जाना है और क्या लेकर आना है. दिस इज़ एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट कम्युनिकेशन. नाइस. बहुत मज़ा आता है ये सब सुन के, इतना नॉलेज पता नहीं कब मिलता. वी मस्ट बी हेल्दी एंड बी हैप्पी. Yes. And be the change that you want to see. Yes, be the change you want to see. Hello everyone, welcome to the talk show Extreme Gratitude, the talk show where we invite people who are extremely passionate about making world a better place to live. With that intention, our today's guest is Mr. Devendra Jani. Devendra by profession is a software guy, is a techie, but he's also called Mr. B of India. He is exploring about bees, yani madhumakhi. And today we are going to discuss with him about what he has done so far, why he is doing, and let's see what he has to offer today. So let's welcome Mr. Devendra Jani. Thank you for coming and welcome to the talk show. I am in fact very grateful to Extreme Gratitude to invite me to share this little secret world of bees with your listeners and viewers. I think bees are very, very fascinating. Even though they are the tiniest creatures, I think they have a brain which is much smarter than the elephants or the dolphins. And the more I know about them, the more I fall in love with bees actually. तो ये शुरू कैसे हुआ, पहले वो डिस्कस करते हैं. हाँ, yes. So हम थोड़ा बैक में जाता है, जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस, योर जर्नी सो फार, एंड हाउ डिड यू बेसिकली स्टार्ट दिस. So I've been into the technical field for around 20 years now. I've done my master's in information technology after my bachelor's in computer science. So it's been this world of telecom and networking, मैं हमेशा से उसमें रहा हूँ. बट बचपन से मेरा गार्डनिंग और पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इनमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रहा है. सो आई हैड माई लिटिल किचन गार्डन. जब मैं छोटा था उसमें मैं कुछ ना कुछ उगाता था. और अब जब मैं बड़ा हो रहा हूँ, बहुत सी ट्रिकी सिचुएशन वाली स्टोरीज़ हमें पता चल रही हैं. जैसे हमारे जो आज खेत खलियान में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस में पॉइजनस पेस्टिसाइड्स और पॉइजनस फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये खाकर हम बीमार पड़ रहे हैं. हमें बहुत ऐसी बीमारियां हो रही है जो ऑलमोस्ट कैंसर तक जा रही हैं. और आज हम भारत में इतने सारे कैंसर
पेशेंट्स हो गए हैं दैट वी आर वर्ल्ड कैपिटल इन टर्म्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स। तो मैंने सोचा कि अपने तरफ से कुछ हो सकता है क्या। मुझे पता नहीं कि कौन सा खाना कहाँ से आ रहा है, सो लेट्स ट्राई एंड ग्रो समथिंग। तो मैंने अपनी बालकनी में एक छोटा सा प्रोटोटाइप किया, बॉटल्स के ऊपर बॉटल्स लगा के उसमें कुछ ना कुछ उगाना। आधा मिट्टी था, आधा खुला हुआ था, और छोटी सी स्पेस थी, इसलिए टावर्स वर वेरी गुड टू हैंडल। उसमें पुदीना रेगुलर आ रहा था, मिर्ची आ रही थी, जिंजर, बीन्स, आई ऑल्सो हैव लाइम। तो घर में पुदीने का चटनी नॉर्मली हर रोज़ बहुत अच्छे से हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम था टमेटो प्लांट के साथ। टमेटो प्लांट जो ना, उसमें फ्लावर्स आ रहे थे येलो कलर के। तो मैं बहुत इंक्विजिटिव होता था, मैं गिनता था कि कितने फूल है तो कितने टमाटर मिलेंगे मुझे, लेकिन वो सूख कर गिर रहे थे, विच इज़ कॉल्ड फ्लावर ड्रॉपिंग सिंड्रोम। मतलब जब फूल फर्टिलाइज नहीं होता है, उसका परागीकरण नहीं होता है, उस फूल का फल और सब्ज़ी में रूपांतरण नहीं होता है। सो ये काम जो है वो स्कूल में हमने सीखा था साइंस में, कि पॉलिनेशन बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट्स और क्रीचर्स करते हैं, और बीज उसमें से एक बेस्ट पॉलिनेटर है। और टमेटो प्लांट इतना टाइटली कपल्ड होता है कि जब उसमें एक स्ट्रॉन्ग बी बज़ करती है तब वो खुलता है, मेल पोलन फीमेल पोलन से मिलता है, पॉलिनेशन होता है, और तब फूल का रूपांतरण फल में होता है। और मेरे 6th फ्लोर अपार्टमेंट में इतनी ऊपर बीज आ नहीं रही थी और वो पॉलिनेशन हो नहीं रहा था। तो मैंने गूगल किया, और ये हैक उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जो उगा रहे हैं और उनके घर में भी टमाटर नहीं आ रहे हैं, कि अगर हम अपना मोबाइल को वाइब्रेशन मोड में फ्लावर को टच करते हैं तो भी उसका पोलन सैक ओपन होता है, पॉलिनेशन होता है। लेकिन वो टमाटर इतने गोल, इतने रसीले, इतने जूसी नहीं आएंगे, बिकॉज जब बीज किसी चीज़ का पॉलिनेशन करती है ना, उसका क्वालिटी अच्छा होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जो हम लोगों को लग रहा है कि फ्री में आ रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब बिना बीज के हमको यील्ड देखने मिली, तब पता चला कि ओ माय गॉड, ये सिर्फ मुफ्त में पॉलिनेशन ही नहीं कर रही है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी यील्ड भी दे रही है हमारे फार्मर्स को। और इसलिए बीज को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि खेतों में किसान मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे किसान, लेकिन उनसे ज़्यादा मेहनत खेतों में छोटी सी मधुमक्खी कर रही है। तब जाके हमारे खेत इतने सुजलाम सुफलाम हो रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और स्प्रे करके वो जहरीले पदार्थों से तो ये जल्दी से मर जाएंगे, लेकिन वो खा के हम अपनी हेल्थ और हमारा पूरा फूड सिस्टम ख़राब कर रहे हैं। तो जिसे हम अन्नदाता कहते थे, आज क्या वो सच में अन्न उगा रहा है, या विष डाल के हमारे अन्न को ख़राब कर रहा है और बीज भी वहाँ से भाग कर आ रही। तो मैंने कहा चलो घर में कुछ उगाते हैं, और फिर ये पता चला। और उस समय गूगल करते समय आई ऑल्सो गॉट टू नो कि हमारे पुणे में हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मतलब मुझे पता नहीं था कि इंडिया में बीज के ऊपर रिसर्च भी होती है, और वो कहीं नहीं तो मेरे सिटी में एक रिसर्च सेंटर है। सो आई थॉट कि मैं उनसे मिलता हूँ और पूछता हूँ कि और क्या कर सकते हैं, और क्या उनको इनवाइट करने के लिए मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे 2-3 दिन का ट्रेनिंग था, और आईटी सेक्टर के लोगों को आप ऑफिस से बाहर ले आओ, लेकिन उनके दिमाग से ऑफिस जल्दी जाता नहीं है। आपकी टाइमलाइंस, आपके डेडलाइंस, आपके टारगेट्स, आपको कुछ ना कुछ आइडिया आता है, कुछ करना है। और वहाँ पे जब वो मुझे सारे बीज की फैक्ट्स बता रहे थे ना, मैं उसको ऑफिस से रिलेट करके ओ माय गॉड, ये अकेली क्वीन बी किस तरह से 60,000 वर्कर बीज की वर्कफोर्स को अच्छे से मैनेज कर रही है। उनमें झगड़ा नहीं हो रहा है कि ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मैं नहीं करूँगी, वो तू कर। वो किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि टफ़ टाइम्स में उनके रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज कैसे हैं, एवरीथिंग जो मुझे पता चल रहा था। आई थॉट ये मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। और फिर मैंने मेरे दोस्तों के साथ बात करना शुरू किया, और फिर वहाँ से ये उनके सजेशंस आ रहे कि अरे हमारे बच्चे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उनको भी बताओ। और स्कूल्स और कॉलेजेस में भी मैंने बोलना शुरू किया, और तब जाके बी द लीड यानी बी द लीडर इनिशिएटिव का जन्म हुआ, जिसमें मैं लोगों को, बच्चों को, सिटीजन्स को
मधुमक्खी से हम क्या सीख सकते हैं और ख़ासकर कौन से लीडरशिप लेसन सीख सकते हैं, इसकी शुरुआत हुई। तो एक घर में खुद का कुछ उगाना इनिशिएटिव शुरू करने के साथ साथ इस तरह से मेरा रुझान मधुमक्खियों की तरफ बढ़ने लगा। Okay, so now as we are moving further, I want you to explain in detail, especially about what is bee, क्योंकि अभी हम बहुत टेक्निकल में जाने वाला है, and so you could explain us the way we discussed yesterday, and also try to explain in such a way that a 5-year-old can also understand. तो पहली बात तो एकमात्र कीड़ा या इंसेक्ट जिससे बनाया हुआ खाना हम इंसान खाते हैं वो बीज का है। ऐसा कोई कीड़ा नहीं है जिसका कुछ बनाया हुआ चीज़ या वो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। सो बीज आर वन ऑफ दोज इंसेक्ट्स हुज हनी इज़ कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एज फूड। ठीक है, सो इट इज़ अ इंसेक्ट और इट हैज़ 6 legs, winged, 4 winged बी है। व्हाट इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक इज़ मधुमक्खियों की 5 आँखें होती हैं। 2 आँखें तो हमको ईजिली दिखाई देती है, लेकिन 3 आँखें उनके 2 एंटेनास के बीच में होती है, सो दैट जब वो फूल के अंदर अपना परागीकरण का काम कर रही है उनको 360 डिग्री व्यू दिखाई दे कि कहीं ऊपर से कोई प्रेडिटर उन पर हमला तो नहीं कर रहा है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं और दूसरे इंसेक्ट्स हैं जो बीज पे प्रे करते हैं। खासकर बी ईटर बर्ड वो सिर्फ बीज खाता है, तो वो हमेशा इस फिरात में रहता है कि कौन सी कमज़ोर बी है या कौन सी बी अनअवेयर है, मैं उसके ऊपर हमला करूँ। सो इतनी चालाक है ये कि नाउ दे हैव डेवलप्ड 5 eyes टू एंश्योर कि उनको पूरा 360 डिग्री व्यू दिख रहा है। दे ट्रैवल ऑन अ ग्रेट स्पीड। व्हाट इज़ वेरी यूनिक ऑल्सो इज़ वो फूल अलग अलग फूलों पे जाती हैं, लेकिन जब वो वापस अपने घर आ रही होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये एल्गोरिदम हमने कंप्यूटर साइंस में सीखा है कि आप अलग अलग जगहों से किस तरह जल्दी से जल्दी कम टाइम में और कम डिस्टेंस में अपने घर पे वापस आ सकते हो बिना वो एल्गोरिदम सीखे। ये बीज फैसिनेटिंग है, वो वापस से आ रही हैं। और हम जिस तरह गूगल मैप्स कभी कभी यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बीज का गूगल मैप्स उनका सन है। तो सन को ध्यान में रखते हुए वो अपने घर की तरफ आती है और वो फूलों की तरफ जाती है। सो लॉट ऑफ फैसिनेटिंग थिंग्स अबाउट बीज। एक चीज़ मधुमक्खियों की मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि मधुमक्खियाँ एक दूसरे को कैसे बताती हैं कि खाने का सोर्स कहाँ है। तो अक्सर हम बात करते हैं और इंसानों में कई बारी मनमुटाव ये सब जो है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो जाता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझता है, या आपने जो कहा वो सामने वाले को समझा नहीं है। तो मधुमक्खियों का जब मैंने समझा है कि कम्युनिकेशन इज़ फ्लॉलेस, अब वो कैसे बता रही है दूसरी मधुमक्खियों को, तो देयर इज़ अ डांसर बी जो हाइव में डांस करती है और दूसरी फॉलोअर बीज उसको देखती हैं कि कहाँ जाना है। तो अगर वो गोल गोल घूम रही हैं तो इसका मतलब फूड सोर्स विद इन 50 माइल्स है। अगर वो 8 आकार में घूम रही हैं तो फूड सोर्स बियॉन्ड 50 माइल्स है, या 50 माइल्स। द एंगल टू द सन, जिस एंगल में वो डांस कर रही है उस एंगल में उनको उड़कर जाना है, और द ड्यूरेशन, जो टाइम वो वाइब्रेट कर रही है वो मल्टीप्लाई बाय मिनट्स, इतना दूर तक उनको जाना है। और वो पोलन और नेक्टर का सैंपल भी देती है उनको, पराग और मकरंद का, कि यही लेकर आना। मतलब कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, किस एंगल में जाना है और क्या लेकर आना है। दिस इज़ एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट कम्युनिकेशन। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गुड लीडर्स जो हैं उनको हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बेस है। आप नेगोशिएशन स्किल कर सकते हो, आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल समझ सकते हो, लेकिन जब कम्युनिकेशन आपका सही होगा तब जाके आपकी सारी चीज़ें इन लाइन होंगी। और ये मधुमक्खियों से अलावा और हम किससे सीख सकते हैं। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ दे मैनेज एंड कम्युनिकेट। उसके साथ साथ वो अपना हाइव को कैसे स्ट्रक्चर रखती है, ये चीज़ बच्चों को और हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज्ड रहना ये एक गुड लीडर की क्वालिटी है।
ऑर्गेनाइज मतलब कौन सी चीज़ कहाँ है। ऐसे नहीं कि आप घर से बाहर आ रहे हो और आप ढूंढ रहे हैं कि अरे मेरी चाबी कहाँ है, और अरे मेरे मोज़े नहीं मिल रहे हैं। हर चीज़ अपनी जगह पे हो तो आपका काम जल्दी होता है, आसानी से होता है। प्लस ऑर्गेनाइज्ड इन योर माइंड कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरा प्लान ए है, अगर ये नहीं हुआ तो मेरा प्लान बी कौन होगा, मेरा कौन गाइड है, मेरा कौन मेंटर है, मैं किससे समझ सकता हूँ, किससे सीख सकता हूँ। ये चीज़ बीज किस तरह करती है, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। उनके हाइव में आप यूएस जाइए, यूरोप जाइए, इंडिया जाइए, सारे हाइव्स इस तरह होते हैं। हाइव में ऊपर, छत्ते में ऊपर होता है हनी, साइड में वो स्टोर करते हैं पोलन, नीचे होते हैं ब्रूड्स, बेबीज़ और क्वीन, और अदरवाइज सारे वर्कबीज़ अपने अपने ड्यूटी सब जगह करें। तो अब कोई भी हाइव कहीं भी लेंगे, इस तरह वो ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब एवरीथिंग इज़ इन द राइट प्लेस, सो दैट अगर उनको हनी बनाना है तो वो वहाँ जाएंगे, बच्चों का ध्यान रखना है तो वो कहाँ जाएंगे, नेक्टर स्टोर करना है तो वो कहाँ जाएंगे, यू नो। और स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड इज़ व्हाट अगेन वी शुड लर्न फ्रॉम बीज। You mentioned about worker bees and drones, I think, right? So what are those? सो बी फैमिली में मुझे पता करना था कि कौन कौन है, और ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि देयर इज़ ओनली वन क्वीन इन द हाइव जो बहुत सारे काम कर रही होती है। शी हैज़ टू इंश्योर कि मेरा हाइव सिक्योर है, खाना ज़्यादा है और बुरे टाइम के लिए हमने स्टोर कर रखा है क्या, वर्कर बीस कितने हैं, बच्चों की तादाद कैसी है, पूरी प्लानिंग ठीक है क्या, ये जगह मेरे लिए सही है या नहीं है, यू नो, इस हाइव को यहाँ रखना है नहीं रखना है। इसके साथ साथ हर रोज़ एक क्वीन भी अराउंड 1400 एग्स देती है एक दिन में, 1400 एग्स ऑलमोस्ट एवरी डे। तो वो अपनी डिलीवरी करने के साथ साथ वो ये सारा मैनेज कर रही है फ्लॉलेसली। वन क्वीन मैनेजिंग 40 to 60,000 bees in the hive, and then she is supported by worker bees. वर्कर बीज जो होती है वो खुद छत्ता बना रही हैं, हाइव रिपेयर कर रही है, नेक्टर लेकर मतलब फूड बना रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, सिक्योरिटी कर रही है। व्हाट इज़ वेरी यूनिक इज़ सारी वर्कर बीज जो हैं वो फीमेल बीज हैं, एंड देन देयर आर ड्रोन्स इन द हाइव, मेल बीज, जो कुछ नहीं करते। ड्रोन्स एब्सोल्युटली कुछ नहीं करते, उनको खाना भी वर्कर बीज खिलाती हैं। वो ज़िंदगी में एक ही चीज़ करते हैं, जब एक नई क्वीन आती है छत्ते से बाहर तो वो नई क्वीन के साथ मीट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो इमीडिएटली मर जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ड्रोन्स नहीं बनना है जो कुछ काम नहीं करते, क्योंकि अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ लोगों को निकालना पड़े तो वो इस तरह के ड्रोन्स हैं जो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यू नो। सो यू हैव टू ऐड वैल्यू, यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल बी ड्रोन्स। क्योंकि जब छत्ते में खाना कम होता है और बच्चे हैं और ड्रोन्स हैं और वर्कर बीस को ये डिसाइड करना है कि ये कम खाना हम किसको खिलाएं, तो वो ड्रोन्स को खिलाना बंद कर देती हैं, और अगर वो मरते हैं तो मर जाए, लेकिन वो खाना दूसरे इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली को खिलाया जाता है, यू नो। सो देयरफॉर आई एडवाइज नॉट टू बी ड्रोन्स। लेकिन ड्रोन्स के साथ एक बहुत बुरी चीज़ होती है, इतना उनको प्रिविलेज दिया जा रहा है कि उनको खाना खिलाया जा रहा है, उनसे कुछ काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब वो नई क्वीन के साथ मीट करते हैं, Queen is very particular that only the strongest drones will meet with her. So she'll take a fleet जो इतनी ऊंची उड़ती है कि only the best and the strongest drone can fly to that height. बाकी उड़ नहीं सकते। तो जो 10-15 drones ऊपर तक उड़ते हैं, she will meet with them. लेकिन with drones, they will die immediately because when after the intercourse with the queen, their private organ bursts and they will die immediately. That is required because the sperm has to reach the queen's sperm sac, और इसीलिए बेचारों को इतना फोर्स से हो रहा है दैट इवेंचुअली दे कांट सर्वाइव आफ्टर। और मे बी शायद बेचारों को इसीलिए इतने दिन पाला पोसा जा रहा है प्यार से, सो दैट यू नो दे मीट द अल्टीमेट एम ऑफ देयर लाइफ। But very fascinating world. So this is the bee family, the queen, the worker bees and the drones living in tandem and not running around कि ये मेरा काम वो तेरा काम, because they have divided their duties very well. हाँ, मतलब इनका लाइफ ड्यूरेशन क्या होता है, लाइक कितना ये लोग जीते हैं? So duration of the worker bees is much lesser, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है। ये सुन के बहुत हैरानी होगी कि मधुमक्खियाँ सोती भी नहीं हैं। दिन भर वो पराग और मकरंद लाने का काम करती है, नेक्टर लाती है, फॉरेजिंग करती है, और रात में वो हनी बनाते हैं और फिर वो काम वापस से दूसरे दिन शुरू हो जाता है।
So they will rest for a while, but you'll not find them sleep for a very long duration. And therefore वो सिर्फ 40 days, 35 to 40 days ही जिंदा रहती है. और एक क्वीन जो है, एक हेल्दी क्वीन जो है, वो करीब 3 से 4 साल तक रहती है. सो इन वन हाइव द क्वीन लिव्स लॉन्गर, और वर्कर बीज कंटिन्यूसली ड्रेन आउट होते हैं, नए आते हैं, पुराने मर रहे होते हैं. इस तरह से उनका साइकिल कंटिन्यू होता है. लेकिन क्वीन जो है, अगर वो ओल्ड हो गई हैं तो वर्कर बीज ये डिसाइड कर रही हैं कि हमारे हाइव की नेक्स्ट क्वीन कौन होगी. और ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है. वो 5 फर्टाइल एग्स को एलोंगेट करके, उसमें सेल्स को एलोंगेट करके उसमें बहुत सारा रॉयल जेली देते हैं. रॉयल जेली इज़ अ सुपर फूड जो बीज बनाती हैं. उनके पास एक ग्लैंड है जिसमें से रॉयल जेली निकलता है, जिसको क्वीन खाकर इतनी तंदुरुस्त और ताकतवर रहती है. सो एडिशनल रॉयल जेली देते हैं तो कुछ बीज जो है वो पूरी तरह उनके सारे ऑर्गन्स रेडी हो जाते हैं. द डिफरेंस बिटवीन वर्कर बीज एंड क्वीन बी इज़, क्वीन बी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह तैयार होता है, इसलिए सिर्फ क्वीन बी अंडे देती है और दूसरी वर्कर बीज का नहीं होता है. सो दे कैन नॉट. और वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि क्वीन को बहुत सारा रॉयल जेली दिया गया है जब वो छोटे लार्वा स्टेज में है. तो उन क्वीन सेल्स में से जो फर्स्ट क्वीन बाहर आएगी, वर्कर बीज उसको डिक्लेयर करेंगे द क्वीन ऑफ द हाइव. और अगर 2 बीज क्वीन सेल से बाहर निकलती है एक साथ, तो उनके बीच में लड़ाई होती है, और जो विनिंग बी होती है उसको वर्कर बीज क्वीन ऑफ द हाइव डिक्लेयर करते हैं. और क्वीन का फेरोमोन इतना इंटरेस्टिंग होता है उनके लिए कि जहाँ जहाँ क्वीन होगी वो वहाँ वहाँ जाएंगे. अगर क्वीन को लगता है कि ये हाइव, ये जगह हमारे लिए सेफ़ नहीं है, तो वो चली जाएगी और पूरा छत्ता उसके पीछे चला जाएगा. अभी व्हाट इज़ द रीज़न? मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि अगर आपके घर के आसपास मधुमक्खी दिख रही हैं, मतलब आपका घर बहुत ही नेचर के पास है और बहुत ही अच्छा है ह्यूमन लिविंग के लिए. जैसे आपको दिखाई नहीं देगा कि आपके आसपास रेडिएशन है या नहीं है, मधुमक्खियों को पता चलता है, वो वहाँ नहीं रहेंगी. आपको दिखाई नहीं देगा कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स कितने हैं. अच्छी ऑक्सीजन लेवल्स है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है. तो मधुमक्खी आसपास है अगर आपके ऑक्सीजन लेवल्स, फ्लोरा फौना पास में अच्छा. आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि पोल्यूशन लेवल्स कितना है. बहुत सी ऐसी जहरीली गैसेस है जो हम उसको सूंघ कर भी नहीं पता कर सकते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव फ्रेगनेंस इन इट. लेकिन मधुमक्खियों को पता है कि यहाँ पे इतना पोल्यूशन लेवल है और इतनी ख़राब गैसेस हैं कि हम वहाँ नहीं रहेंगे. तो हमको जो चीज़ें दिखती नहीं है वो उनको समझता है और दिखाई देता है. तो अगर वो हमारे आसपास है तो आई थिंक इट इज़ अ परफेक्ट सेटअप फॉर ह्यूमन्स एंड फॉर आवर किड्स टू ग्रो एंड थ्राइव. ये एक अमेजिंग स्टोरी मुझे पता चली थी कि यूरोप में एक लेडी अपना शॉपिंग करके आती है घर पे, और वो अपनी कार के डिक्की में से शॉपिंग बैग निकालने की कोशिश कर रही है, और उसको दिखता है कि पीछे बहुत बड़ा छत्ता, पूरा छत्ता मधुमक्खियों का उसके डिक्की पर बैठा हुआ है. एंड शी इज़ लाइक, ओ गॉड, अब मैं अपना शॉपिंग बैग कैसे निकालूं? मे बी दोपहर को निकालती हूँ. सो शी गोज़, रेस्ट, कम बैक, एंड शी इज़ लाइक, ओ नो, अभी भी ये पूरा छत्ता है, ये जा नहीं रहा है, शायद शाम को निकल जाएगा. शी गोज़ बैक, हैव्स सप्पर, कम्स बैक, और देख रही है कि अरे अभी भी मधुमक्खी का छत्ता है. लाइक शायद आज तो ये जाने नहीं वाला है, कल सुबह देखती हूँ. आराम से सो के सुबह जाकर देखती है, सुबह वो छत्ता फिर भी उसकी गाड़ी के ऊपर घूम रहा है. शी इज़ लाइक, अभी मेरा इतना अंदर शॉपिंग पड़ा हुआ है, एंड हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड अ वुमन टू टेक हर शॉपिंग. सो शी कॉल्स अ बी कीपर फ्रेंड, और वो कह रही कि मेरा छत्ते पे कार पे छत्ता है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ, प्लीज़ आओ मुझे हेल्प करो. वो आता है, वो अपना बी वेल पहन के आता है, और वो कार की डिक्की खोलता है. डिक्की में क्वीन भी स्टक हुई होती है, वो फ्लाई करती है, एंड द होल हाइव फ्लाइज बिहाइंड हर. सो 2 दिन तक वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि अरे हम क्वीन को कैसे निकालें. और यूरोप में तो बहुत ठंडी होती है. उस मौसम में भी वो इतने कमिटेड है अपनी क्वीन के लिए कि अपनी जान की बाजी दे रहे हैं, बट ऐसे नहीं है कि वो क्वीन को छोड़ दे. वो 2 दिन तक बेचारे कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह से हम निकालें, कहाँ से निकालें. और ये बहुत यूनिक है बीज के लिए कि इंसानों में बहुत कम प्रोफेशंस हैं जो अपनी जान देने को तैयार है किसी और के लिए.
ये सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स किसी और के लिए और अपने देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, बिना अपने परिवार का, बिना अपना सोच कर। बहुत से कोविड के टाइम पे भी डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों की सेवा की। फायर फाइटर्स, अग्निशामक दल जो है, किसी और के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के वो आग में जा रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए। तो ऐसे ह्यूमन प्रोफेशंस बहुत कम हैं जहां आप अपनी जान देने के लिए तैयार हो। लेकिन मधुमक्खियों के छत्ते में हर एक मधुमक्खी अपनी रानी के लिए अपनी जान देने को तैयार है, क्योंकि दे विल स्टिंग, और एक बार मधुमक्खी ने डंक मार लिया ना तो वो मर जाती है। उसका स्टिंग ना भाले की तरह नहीं होता है, बाण की तरह होता है। तो एक बार वो बाण हमारे स्किन में चला गया ना, हमारी स्किन बहुत इलास्टिक होती है, तो वो बाण इजीली बाहर आता नहीं है। तो वो उसको निकालने के चक्कर में उनका पेट फट जाता है, उनका डंक रह जाता है और मधुमक्खी उड़ जाती है। लेकिन बिना पेट के वो 2-3 घंटे से ज़्यादा रह नहीं सकते हैं, इसीलिए वो बेचारी मर जाती है। और वो चाहती नहीं, और उनको पता है कि अगर वो किसी को काट लेगी तो मर जाएगी, लेकिन वो ये इंश्योर करना चाहती है कि कोई प्रेडिटर उनकी रानी को, उनके छत्ते को, उनके बच्चों को हानि ना करे। तो अगर आप बहुत ही पास में गए हो, या आपने छत्ते को परेशान किया, या बहुत लाउड म्यूज़िक लगाई है, बहुत सारा परफ्यूम लगाया है, या आपके डॉग्स या कोई एनिमल्स बाग कर रहे हैं, तो ये ट्रिगर है मधुमक्खियों के लिए कि अरे ये हमारे छत्ते के लिए रिस्क है और इसके ऊपर अभी हमको हमला करना चाहिए। और ऐसे भी बहुत सी स्टोरीज़ रही हैं जिनमें लोगों को पता नहीं है कि अगर एक छत्ता उड़ गया है गुस्से में तो क्या करना चाहिए। मधुमक्खियों की विजन थोड़ी सी कमज़ोर होती है, उनको कलर्स इतनी आसानी से और सब चीज़ें दिखाई नहीं देती ठीक से, तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स बहुत दिखते हैं। तो अगर छत्ता उड़ गया और आप बहुत ज़ोर से भाग रहे हो उसके दूर से, तो उनको पता है कि ये भाग रहा है, अभी इसके पीछे मैं पड़ूंगी। और वो इस तरह से कम्युनिकेट करती कि सारी 40,000 मधुमक्खियों को पता है कि हमको किसके पीछे जाना है। तो अगर आप मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रखोगे, ज़्यादा हिलोगे डुलोगे नहीं, अपने वाइटल ऑर्गन्स कवर करके रखोगे, तो फिर हम लोग थोड़े ज़्यादा सेफ है रादर देन भागना, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा तेज़ उड़ती है। हम कितना भी भागे वो हमारा पीछा कर सकते। एक चीज़ है कि अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडी है जिसके पानी में आप जा सकते हो, तो वो पानी के अंदर नहीं आएगी। सिर्फ एक वो चीज़ है जो आपको सेव कर सकती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है। जितना स्लो एंड स्टडी रहोगे, वाइटल ऑर्गन्स कवर करोगे, उतना अच्छा, जो हम लोग हमेशा करते हैं। ये हमारा बी वेल है। जैसे डॉक्टर्स अपने एप्रिन पे गर्व करते हैं और हमारे सोल्जर्स अपनी यूनिफॉर्म पे गर्व करते हैं, वैसे हम बी कीपर्स के लिए और बी कॉन्जर्वेशनिस्ट के लिए ये बी वेल, ये एक प्रोटेक्शन गियर है। अक्सर हम ये पहन के बीज को हैंडल करते हैं। वैसे तो बीज को आदत हो जाती है कि कैसे कौन इनको हैंडल कर रहा है, क्या वो उसको हर्ट करेगा या क्या वो बेसिक टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है। ये हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको बचाता है। मुझे कहीं भी अगर मधुमक्खी काट लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से मजाक में कि अगर 3-4 मधुमक्खी आपको लाइफ में काट ले तो आपको कभी आर्थराइटिस नहीं होगा, क्योंकि उसके वेनम में, जहर में वो सारे कंपोनेंट्स हैं मेडिसिनल जो हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हमारे वाइटल ऑर्गन्स में बी ने काट लिया, मेरे नाक गले के आसपास, तो सूजन हो जाएगी। और अगर सूजन हो गई तो मेरी सांस की नली दब जाती है और मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, राइट। तो अक्सर लोग मधुमक्खी के काटने के बाद मधुमक्खी के जहर से इतना नहीं मरते जितनी सूजन होने के बाद जो ब्लॉक हो जाता है हमारा ब्रीदिंग पाइप, उस वजह से। सो एज लॉन्ग एज हमारे वाइटल ऑर्गन्स में कहीं स्टिंग नहीं है, हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या सो गोइंग बैक टू फूड चेन, जैसे फूड चेन में आपने बताया कि बीज का क्या इम्पोर्टेंस है एंड हाउ फार्मर्स आर कैन यूटिलाइज बीज टू हैव अ क्वालिटी फूड। सो या इफ यू कुड एक्सप्लेन। करेक्ट। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जो लोग खाना खाते हैं उन लोगों को बीज के बारे में थोड़ी सी निष्ठा होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रेम होना चाहिए। जो खाना नहीं खाते हैं उनके लिए तो कोई अपील नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन जो कोई खाना खाता है उनको ये तो डेफिनेटली पता होना चाहिए कि 80% हमारा जो खाना है, फल फूल सब्जियाँ,
ग्रेन्स, ये सारा पॉलिनेशन बीज मधुमक्खियाँ करती हैं हमारे लिए। रात को बैट्स भी करते हैं पॉलिनेशन, बटरफ्लाइज भी करते हैं, हवा से भी कभी कभी पॉलिनेशन होता है। लेकिन जो वो तो घास का, किसी और जंगली फूलों का, लेकिन जो खाना हम खाते हैं उनका 80% पॉलिनेशन मधुमक्खियों से होता है। और इसीलिए हमारे प्लेट में जो खाना है उसके लिए सिर्फ किसान ही नहीं, मधुमक्खियाँ जिम्मेदार है। तो अगर उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो हमारे को जो खाना मिल रहा है उसमें भी इम्पैक्ट होगा, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फार्म में हम बुलाएं, ये इनिशिएटिव हमको रखना चाहिए, ना कि उन्हें खेतों से हम भगाएं। तो अगर आप दूसरे इंसेक्ट्स के लिए किसान खेतों में स्प्रे कर रहे हैं, उस वजह से वहाँ कैटरपिलर्स वगैरह जो खा रहे हैं उनके या दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो तो कम होंगे, मधुमक्खियाँ भी वहाँ से चली जाएंगी। और ये एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हम सिटी के जो लोग हैं उनके लिए। जंगल तो इतने हैं नहीं, और जंगलों में आग लग रही है, इतनी गर्मी है कि वो वहाँ से उसके पास जो गांव है, खेती जहाँ हो रही है, फूल जहाँ है, वहाँ आ रही है। और वहाँ पे हम इतना सारा स्प्रे कर रहे हैं कि वो गाँव से छोड़ के सिटी में आ रही हैं, क्योंकि सिटी में हम इतना स्प्रे और पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहे हैं जितना खेतों और गाँवों में हो रहा है। और सिटीज़ में आने के बाद भी हमारे सिटीजन्स उसको जला रहे हैं कि हमको छत्ता नहीं चाहिए, उस पर पेस्ट स्प्रे कर रहे हैं। तो बेचारी कहाँ जाएगी? ना उनके जंगल हम रख पा रहे हैं, ना उनको खेतों में हम रहने दे रहे हैं, ना हम उनको सिटीज़ में रहने दे रहे हैं। तो मतलब ये हमारा सब जगह हमारा ही राज है क्या? दूसरे कोई प्राणी, पशु, कीड़े रह नहीं सकते, सिर्फ हम ही रहेंगे? ये बहुत गलत धारणा है। तो जब मैं लोगों के पास बीज के बारे में ये स्टोरी सुना रहा हूँ या तो दे रियलाइज़ कि नहीं, ये एक शेयर्ड इकोसिस्टम है, हम सब साथ में रहते हैं। और कई बार मुझे पूछते हैं कि मेरे सेशंस के बाद जब उनकी सोसाइटी में छत्ते आ जाते हैं तो कह रहे हमारे सोसाइटी वाले ऐसे कह रहे हैं कि इसको जलाना है, इसको निकालना है, आप प्लीज़ कुछ बताइए। तो मेरा एक फ्रेंड है राजू, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग बी हाइव्स। तो वो बीज को एथिकली वहाँ से मूव करता है, उनको जलाता नहीं है, उनको मारता नहीं है। जो बीज हम बॉक्स में रख सकते हैं उनको वहाँ से मूव करता है क्वीन को डाल के। जो बीज को उसको अलग बॉक्स में नहीं रह सकते हैं उनको स्मोकिंग टेक्निक से वो इवैक्यूएट करता है। इस वजह से एक पूरा छत्ता जो है वो मरने से रह जाता है। अराउंड 40 to 60,000 बीज अगर हम एक छत्ते की मार रहे हैं तो हम एक पूरा का पूरा गांव उद्ध्वस्त कर रहे हैं, पूरा एक नया जनरेशन हम उनका स्टॉप कर रहे हैं। और ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिनेशन कर रही है, हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रही है। तो आई थिंक हम, और मैं लोगों से कहता हूँ कि काटते तो कुत्ते भी हैं। आप शहरों में एक कुत्ता काटे तो आप सारे कुत्तों को लेके जाके मार के बाहर तो नहीं फेंक देते हो, राइट? तो फिर अगर एक दो बीज ने आपको काट लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे छत्ते को ही जला दो और सारे के सारे बीज को वहाँ से निकाल दो, सो इसीलिए ये जब हम एनालॉजी लगाते हैं तो लोगों को रियलाइज़ होता है कि हाँ, अगर वी आर नॉट डूइंग दैट विद डॉग्स, वी शुड नॉट डू दैट विद बीज हु आर मोर इम्पॉर्टेंट इन द होल पॉलिनेशन इन द इकोसिस्टम। और मैं एक और चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या हम बीज को एज पेट रख सकते हैं क्या? तो आई एम वेरी प्राउड बी पेरेंट। कुछ लोगों के पास कुत्ते हैं, कुछ लोगों के पास बिल्लियाँ हैं। मेरे घर में मधुमक्खी का छत्ता है, और जिनके पास कुत्ते हैं उनको 2 बार उसको बेचारे को बाहर ले जाना पड़ता है, उसका खाना पीना देखना पड़ता है, उसकी वैक्सीनेशन देखनी पड़ती है। मधुमक्खियों के सिलसिले में ये सब नहीं है। वो अपना खाना खुद देखती है, वो छत्ते की सफाई खुद करती है। सिर्फ मुझे बेसिक एक इंस्पेक्शन रखना होता है कि कहीं कोई लिजर्ड या चिपकली आसपास नहीं है जो उनको खा रही हो, कोई मकड़ी आसपास नहीं है, क्योंकि ये सारे उन पर प्रे करते हैं। आसपास इनफ फ्लोरा है, बी फ्लोरा है, पानी का स्रोत अच्छा है उनके, क्योंकि उनको पोलन चाहिए होता है उनके प्रोटीन के लिए, उनको नेक्टर और हनी चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और पानी चाहिए होता है। तो ये 3 चीज़ अगर मिल जाए तो उनका अपना जीवन वो बहुत अच्छे से व्यतीत करती है। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सही रहा है। मेरे घर में एक छत्ता था, अब 2 से 3 हो रहे हैं।
जिसमें पहले तो बहुत इनिशियली बहुत रिटालिएशन था मेरे घर वालों से कि पागल हो गया है तू, घर में मधुमक्खी का छत्ता रखा है, बचपन से ही तो कह रहा है कभी तुझे कुत्ता रखना है कभी बिल्ली रखनी है, और हमेशा से मुझे ऑप्शन दिया जाता था कि या तो घर में कुत्ता रहेगा या तो तू रहेगा, डिसाइड कर ले क्या लाना है तुझे, यू नो। दिस टाइम व्हेन आई सेड कि मधुमक्खी का छत्ता रखना है, दे सेड अभी तो तू पूरी तरह पागल हो गया है, अब तो यही है कि या तो वो रहेगा या तो तू रहेगा। देन आई एक्सप्लोर्ड एंड आई एक्सप्लेन देम कि एक ऐसी स्पीशीज़ है मधुमक्खी की जिसका डंक नहीं होता है, दे आर कॉल्ड स्टिंगलेस बीज। स्टिंगलेस, ओके। और वो बीज काफ़ी सेफ है रखने के लिए, एंड दे मेक देयर हाइव्स इन नेचुरल कैविटी, पुराने दीवारों में मिट्टी की या फिर पुराने लकड़ियों में। और आजकल ये दोनों चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं हैं। अब सब जगह सीमेंट की दीवारें हैं, कोई लकड़ी पुरानी रखता ही नहीं है, ज़रा कुछ लकड़ी आपको मिल जाए तो वो साफ़ हो जाती है। तो आई थॉट कि इट्स अ गुड थिंग फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो टू एक्सप्लोर, एंड आई टेल यू ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है बिकॉज इट वेरी थेरेप्यूटिक। आप देख रहे हो किस तरह से वो काम कर रही हैं, किस तरह से वो मेहनत करके लेकर आती हैं। ये चीज़ एक और फैसिनेटिंग है कि जैसे हम बोलते हैं लोगों को कि प्लास्टिक पोल्यूशन कम करो, आप कहीं मार्केट में जा रहे हो तो अपनी थैली साथ ले जाओ ताकि आप प्लास्टिक की थैली घर में नहीं लेके आओगे। ये बात बीज के लिए भी लागू होती है कि जब वो बाहर जाती है फूलों पर पराग लेने के लिए, पोलन लेने के लिए, वो अपने बास्केट साथ ले जाती है। उनके पैरों पे बास्केट होते हैं जिसमें जब वो फूलों पर जाती है सारा पराग पोलन इकट्ठा करके वो अपने बास्केट में भर के अपने घर में ले आती है। तो जब मैं देखता हूँ तो उनके सारे पैरों पर येलो येलो बॉल्स रखती है वो, विच इज़ अ नाइस राउंड बॉल ऑफ ऑल द पोलन, ताकि वो घर में जाके उसको जमा करे। तो जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? सिर्फ एक बैग हमको साथ ले जाना है ताकि हम घर में कोई एक्स्ट्रा प्लास्टिक ना लेकर आए, यू नो। सो देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम बीज, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं फ्लैट में रहते हुए भी मधुमक्खी के छत्ते को संभाल रहा हूँ, और वो रिस्की नहीं है मेरे या मेरे आसपास लोगों के लिए, बिकॉज दे आर वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल स्पीशीज़ ऑफ बीज। आपने बताया कि एक छत्ते से दूसरा छत्ता बनता है, लाइक सो हाउ दैट हैपेंस? सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे हमारा परिवार बड़ा होता है ना, माँ बाप, उनके 2 बच्चे होते हैं, फिर वो 2 भाई बड़े होते हैं, फिर वो दूसरे घर में जाते हैं। हालांकि वो परिवार एक होता है लेकिन एडिशनल घर बन रहे होते हैं। वैसे ही जब एक बहुत अच्छी हाइव आसपास खाना अच्छा होता है तो वो हाइव ग्रो हो रहा होता है। तो क्वीन देखती है कि अभी बहुत सारा हाइव बढ़ रहा है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, सब एक साथ कैसे रहेंगे, कैसे खाना जमा करेंगे, तो वो कुछ वर्कर बीज को अपने साथ लेके उड़ जाती है और ये वाला हाइव अपनी नई क्वीन तैयार करता है, यू नो। तो दिस इज कॉल्ड स्वॉम्पिंग। और इस टाइम पे वो आधा छत्ता लेके जाती है। सडनली आपको दिखेगा कुछ लोग बोल रहे हैं अरे अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं था कल, और अब हमारी बालकनी और हमारी विंडो में सडनली इतना बड़ा छत्ता आ गया है। तो वो नई क्वीन है जो अपने थोड़े से वर्कर बीज को साथ में लेके उस जगह को एक्सप्लोर कर रही है। और मैं लोगों से कहता हूँ अगर आपके आसपास आपके घर पर कोई छत्ता बना है तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे उल्लू माता लक्ष्मी का वाहक है, मूषक श्री गणेश का वाहक है, वैसे मधुमक्खी ब्राह्मणी देवी की वाहक है और माता पार्वती जी की। और जहाँ ब्राह्मणी देवी आती है वहाँ कोई गुड न्यूज़ आने वाली होती है, या उस जगह में बहुत सुजलाम सुफलाम होगा, क्योंकि वहाँ पे कभी खाने की कमी नहीं होती। तो इसलिए बहुत सारे खेतों में ब्राह्मणी देवी की पूजा की जाती है। और इंडियन कल्चर ऐसा है ना कि हम जो भी सारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के इम्पोर्टेंट अंग हैं उनकी पूजा करते हैं। अब फार्मर्स के लिए अगर बहुत सारे रैट्स और माइस हो गए तो उनकी जो उपज है वो रातों रात ख़त्म हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक चूहा 5-5 बच्चे देता है और वो 5-5 बच्चे और 5-5 बच्चे देते हैं। इस तरह से ये साइकिल फार्मर्स के लिए बहुत ट्रिकी है। तो हम पूजा करते हैं सांप की नाग पंचमी के दिन, ताकि सांप जो है इन चूहों को कंट्रोल करता है। एक सांप अगर कम से कम 10-12 चूहे खा लेता है तो कितना बड़ा पॉपुलेशन ऑफ माइस को वो कंट्रोल करता है। उसी तरह ब्राह्मणी देवी की पूजा होती है, क्योंकि जब बीज मेरे खेतों में काम करेगी तो हर फूल
फल और सब्जी में कन्वर्ट होगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे एक छत्ते को कवर कर दिया था मच्छरदानी में और खेत को, और दूसरा खेत खुला था जहाँ पे बी बॉक्स रखा हुआ था। तो जो उपज आई वो किस भाग से ज़्यादा आई है? जहाँ पे मधुमक्खियों ने परागीकरण किया था। जो बंद था, जहाँ हवा से हो रहा था या खुद से हो रहा था, वहाँ 1 बोरी अनाज निकला है। यहाँ ऑलमोस्ट 2 बोरी, 80% यील्ड इज़ मोर एज वेल, जहाँ पे बीज ने पॉलिनेशन किया है। और जो शेप है, जो टेस्ट है, जो साइज़ है, उन सब में इम्पैक्ट था अगर बीज ने पॉलिनेशन किया है वीज़-वी बिना। तो इस तरह हमारा जो कल्चर रहा है कि हम किस तरह पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम किस तरह जीवों की, कीड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। आज हमें विदेशी सिखा रहे हैं कि अरे आपको ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। हमें पता है, हम लोग सालों से गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे ओह यू मेक शिट इन द फार्म, एंड ये उस समय हंसते थे। और आज हम लोगों को ऑर्गेनिक खेती के पार्ट वहाँ से पढ़ाए जा रहे हैं। हम सदियों से वही यूज़ कर रहे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्होंने केमिकल्स डाले हैं हमारे खेतों में। वी हैव ऑलवेज बीन यूजिंग नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हम आज बता रहे हैं कि किस तरह कब खाना खाना चाहिए, कितना फास्टिंग होना चाहिए। अब वहाँ पे वो रिसर्च करके बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो तो आपकी बॉडी में इतना इम्पैक्ट होगा, इतना वज़न कम होगा, इतना आपका एनर्जी बढ़ेगा। हमारे शास्त्रों में पहले से फास्टिंग का महत्व बताया गया है, यू नो। सो देयर इज़ अ लॉट इन आवर कल्चर एंड इन आवर हिस्ट्री जो हम भूल रहे हैं। और इसी तरह मधुमक्खियों का पूजा करना और उनका किसी देवी से रेफरेंस ये लोगों को पता नहीं है, you know, but they are equally important for farmers। और इसीलिए फार्मर्स को आई थॉट कि ट्रेन करना चाहिए। अब मुझे बहुत लोगों ने ये इश्यूज बताए कि हमारे घरों में छत्ते हैं, कैसे निकालेंगे। सो वी हैड अ पर्सन टू हेल्प देम रिलोकेट। फिर मेन इशू तो जहाँ से शुरू हुआ था कि खाना जो है वो सही कैसे हो और विषैली ना हो और उसमें केमिकल्स और पेस्ट। तो वहाँ से आई स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट फॉर ट्रेनिंग द फार्मर्स। आई टेक फ्री ट्रेनिंग्स फॉर फार्मर्स इन बी कीपिंग, क्योंकि फार्मिंग के साथ बी कीपिंग जो है ये सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स है। और अगर आपको बी कीपिंग करनी है तो आप अपने फार्म में पॉइजनस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यू नो। सो ये और फिर उनको इसका भी वैल्यू पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिक फूड वो उगा रहे हैं उसका मार्केट में ज़्यादा भाव है कंपेयर टू यू नो ऑल अदर थिंग्स। सो ये समझने में थोड़ा सा उनको टाइम लगा। और जब मैं बोलता हूँ तो कहते हैं इनको क्या मालूम है, ये आईटी वाले ये बैठते हैं ऑफिस में, इनको कहाँ धूप में खेती में क्या होता है, अक्ल है इन लोगों को। तो जब उन्हीं के फार्मर्स जिन्होंने, मेरा एक फ्रेंड है जिसका पोमोग्रेनेट का फार्म था, तो ही यूज्ड टू गेट लवली फ्लावर्स ब्लूम सीजन में। एक एक फूल का एक एक पोमोग्रेनेट होना चाहिए, लेकिन वो सब गिर रहे थे। अगेन द फ्लावर ड्रॉपिंग सिंड्रोम, कि अगर वो फूल परागीकरण नहीं हो रहा है उनका तो वो फल नहीं बन रहे और वो गिर जाएंगे। बट जब उसने बी बॉक्स रखा, उसके सारे फूल जो थे वो पॉलिनेटेड हुए और उनका पोमोग्रेनेट बना। उसका टन्स में यील्ड आया और उसने दूसरे फार्मर्स को बोलना शुरू किया कि पता है बीज ने मेरे खेतों में कैसे जादू किया है। तब जाके वो समझ रहे हैं कि हाँ, बीज बहुत क्रिटिकल है, उनका परागीकरण और खेती में बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का हनी मिशन प्रोजेक्ट है, जिसमें वो फार्मर्स को ट्रेन कर रहे हैं इन बी कीपिंग। फ्री बी बॉक्सेस दिए जा रहे हैं थ्रू खादी ग्राम उद्योग, अगर वो वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट का विजन रखना और ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना हमेशा सरकारी अनुसंधानों में इस तरह का चैलेंज रहा है। तो आई थिंक वी शुड लेट ऑल द फार्मर्स नो दैट देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, जो वो अपने आसपास के खादी ग्राम उद्योग में जाके ट्रेनिंग ले, बी बॉक्सेस ले रखे और उसका इम्पैक्ट देखे और दूसरों को भी बताए कि किस तरह से उनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा है बीज का उनके फार्मिंग सक्सेस में। और फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ फार्मर्स और सिटीजन्स ही बीज के बारे में नहीं समझे। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको मधुमक्खी का इम्पोर्टेंस
समझना चाहिए। और इसमें माँ बाप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वो बच्चों को ये ना बोले कि अरे ये मधुमक्खी ये काटेगी। तो मेरे सेशंस के बाद बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि हम खेती में गए थे और वहाँ पे मेरी बच्ची ने मधुमक्खी देखी और वो डर गई थी कि मम्मा मधुमक्खी है। और मैंने उसको प्यार से समझाया कि बेटा वो तुम्हारी नानी जी हैं जो मधुमक्खी बन के आई है ये देखने के लिए कि मेरी नातिन कैसे एंजॉय कर रही है फार्म में, यू नो। और ये कहने के बाद वो बच्ची डर नहीं रही है, वो बच्ची ऑब्जर्व कर रही कि देखो तो क्या कर रही मधुमक्खी। शी इज़ एबल टू सी कि फूलों पर किस तरह से वो मधुमक्खी ने अपना काम किया और वो चली गई। वो ना उसको काटने आई थी, ना ये डर रही है उससे, ना वो इससे डर रही है, और वो अपना काम करके निकल गई। इस तरह का जब मेंटालिटी पेरेंट्स रखेंगे बच्चों में, तो ये मेरी नई जनरेशन जो है ये डरेगी नहीं मधुमक्खी से, ये उनको प्यार करेगी, उनको समझेगी। और यही हमारे फ्यूचर बी साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बी साइंटिस्ट जो इन पर रिसर्च करे, हेल्प करे कि कैसे हम इनको बचाएं। और इसलिए मैंने कुछ प्रोग्राम्स रखे हैं जो मैं स्कूल्स में हमेशा करता हूँ। तो स्कूल में मैं बच्चों को जाकर पूछता हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड है क्या, तो वो कहते हैं हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कुछ कहते हैं मेरा डॉगी बूजो भी मेरा फ्रेंड है एंड ऑल ऑफ दैट। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि क्या कोई ट्री, कोई पेड़ तुम्हारा फ्रेंड है, तो कहते नहीं हमारा तो कोई ट्री फ्रेंड नहीं है। तब मैं उनको बी फ्रेंडली सैपलिंग देता हूँ, वो पेड़ जिसमें ज़्यादा दिन तक फूल आते हैं, ताकि मधुमक्खियों को ज़्यादा दिन तक खाना मिल सके। कोकोनट पे अराउंड 11 मंथ्स फ्लावरिंग होती है। ड्रम स्टिक मोरिंगा उस पर अराउंड 9 मंथ्स फ्लावरिंग होती है। और सिंगापुर बेरीज इन पर 5 मंथ्स फ्लावरिंग होती है। तो ऐसे जो ज़्यादा दिन तक फूल देते हैं, ऐसे सैपलिंग्स में बच्चों को देता हूँ और कहता हूँ ये तुम्हारा दोस्त है, ट्री फ्रेंड है, तुम इसका ध्यान रखो 1 साल, उसके बाद ये तुम्हारा ध्यान रखेगा, ये कभी तुमको छोड़ कर जाएगा नहीं, ये कभी तुमसे झगड़ा करेगा नहीं, तुम इसकी छाँव में रहना बैठना, इसके फ्रूट्स खाना, तुम्हारे साथ ये दूसरे बर्ड्स और इंसेक्ट्स का भी फ्रेंड बनेगा। एंड दे लव इट। बहुत से बच्चे उस पेड़ को ध्यान रखने के लिए झगड़ा करते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, यू नो, एंड दे कंजर्व इट एंड इट इज़ ग्रेट। With government school kids, I do the same thing, but उस प्रोजेक्ट का नाम है लंच बॉक्स। तो मैं उनको पेड़ देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि इसका ध्यान रखो बेटा, 6 महीने 1 साल, और जो बच्चों के पेड़ जिंदा रहेंगे उनको एक गिफ्ट मिलेगा। और उन बच्चों को मैं लंच बॉक्स गिफ्ट करता हूँ जिसमें वो अपना खाना लेकर आते हैं। और जब आप खाना खाते हो तो मैंने जैसे बताया कि ऑलमोस्ट 80% हमारा पॉलिनेशन बीज करती है और खाना उनके वजह से आता है। तो हर बार खाने के समय वो याद करते हैं कि बीज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और हम क्या कर सकते हैं बीज को हमेशा बचाए रखने के लिए। तो लंच बॉक्स और ट्री फ्रेंड इज़ डूइंग अमेजिंग विद द किड्स एंड आई एम गेटिंग ग्रेट सपोर्ट एंड लव फॉर दिस। नाइस, बहुत मज़ा आता है ये सब सुन के, इतना नॉलेज पता नहीं कब मिलता। But it's good that you are, making these farmers aware about these things, and of course it will. So I do this under the basic definition of LAW, law. Okay. लैंड पोल्यूशन कैसे कम करें, एयर पोल्यूशन कैसे कम करें, और वाटर पोल्यूशन कैसे कम करें। तो लैंड पोल्यूशन कम करने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई फार्मर्स आप मिट्टी में स्प्रेज मत डालिए, क्योंकि ये हमारी पूरी फार्मिंग सिस्टम में जा रहा है। एयर पोल्यूशन के लिए ट्रीज आर रियली हेल्पिंग, तो बच्चों के साथ वो वाला प्रोजेक्ट करो। वाटर पोल्यूशन रोकने के लिए हम सिटीजन्स को पास के नदी और नालों में ले जाते हैं और उनको बताते कि देखो हमारी नदी का आपने क्या हाल कर दिया है, जिसके लिए हम और आप सब जिम्मेदार हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कॉर्पोरेशन ने इस नाले को इस तरह रखा है या सिविक बॉडी ने इस तरह रखा है। हमारा टूथपेस्ट, हमारा टूथब्रश, आपका योगा मैट, आपके पुराने चप्पल, वो सारी नदी में हमको दिखते हैं। हमें लग रहा है कि हम कहीं भेज रहे हैं उसको रिसाइकलिंग के लिए, नॉट ऑलवेज एवरीथिंग इज। तो पहले तो हम जितना कम यूज़ करें उतना इम्पोर्टेंट है। आई हैव नॉट यूज सोप एंड शैम्पू फॉर ओवर 5 years, जिससे मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ है। नेचुरल हर्बल पाउडर्स है, शिकाकाई है, रीटा है, इनसे वी रियलाइज दैट आवर स्किन इज़ मच हेल्दियर एंड बेटर दैन दीज पॉइजनस केमिकल्स। अगेन दीज toothpaste and these shampoos and these soaps have so many chemicals which are cancerous for us. और आयुर्वेद में कहा गया है कि आप स्किन पे वही लगाइए जो आप खा सकते हैं या जो
बिल्कुल भी कोई ऐसे केमिकल्स नहीं है उसमें जो आपको हार्म करे, यू नो। तो इट हैज़ रियली हेल्प मी। तो मेरे घर से जो पानी जा रहा है एटलीस्ट उसमें थोड़ा साबुन कम हो रहा है। तो सिटीजन्स व्हेन दे सी इट कि अरे ये नदी में इतना झाग क्यों हो रहा है, अरे ये प्लास्टिक का, अरे वो चप्पल प्लास्टिक का कैसे आया नदी में, तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैं अगर कम यूज़ करूँ या ज़्यादा इन चीज़ों को सही से सही जगह पे रिसाइकिल करूँ तो शायद मेरी वाटर बॉडी इतनी पोल्यूटेड नहीं रहेगी। ऐसा कहा भी गया है कि जो सिटी या गांव की नदी की जो अवस्था होगी वो उस सिटी और गांव की औरतों की अवस्था होगी, जो मैं बहुत रिलेट कर सक रहा हूँ कि लोगों को ना रिवर का पड़ी हुई है ना उसके वाटर की पड़ी हुई है, और उसी तरह से यू आर नॉट रियली वरिड और टेकिंग केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ योर विमेन इन द। और पहले ये इसलिए कहा जाता था कि विमेन नदी पर जाती थी बहुत सारी चीज़ें पानी भरने के लिए या कपड़े धोने के लिए, इस तरह से, एंड देयरफॉर इट वाज एसोसिएट। आज हम नहीं जाते फिर भी यू रियलाइज़ कि जो ख़राब हालत हमारी नदी की हो रही है वैसी खराब अवस्था सिटीज़ और विलेजेस में औरतों की हो रही है। मैं सुनता ही जा रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है, काफ़ी सारी चीज़ों पे सोचने का अभी बाकी है। एक और चीज़ था कि हनी कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और रॉ हनी क्या होता है और नॉर्मल प्रोसेस्ड हनी क्या होता है। तो पहले तो हमें मधुमक्खियों से बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंसानों ने लिए हुए हैं, जैसे प्रोपोलिस वो बनाती हैं। प्रोपोलिस इज़ एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल, वो अपने सैनिटाइजेशन के लिए बनाती है। हनी हम सबको पता है। वैक्स, बी वैक्स जो पहले लिप बाम्स में यूज़ होता था। रॉयल जेली है, और बी वेनम, उनका जो स्टिंग होता है उससे भी दवाइयाँ बनती हैं। तो हनी जो है वो ये सब वैसे वो अपने लिए बनाते हैं, हमारे लिए नहीं बनाते। हनी थोड़ा सा ज़्यादा इन स्टॉक बनाते हैं वो लोग, say 2-3 times more than they need. They keep it and reserve it for the bad times or difficult weather. आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप हनी को उष्णता दोगे, अग्नि दोगे या गर्म करोगे तो उसके सारे एंजाइम्स और सारी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और वो पॉइजनस हो जाएगा, विष रूपी हो जाएगा वो, अगर आप उसको गर्म करते हो तो। हाँ, आज पता नहीं लोग क्या कहते हैं कि ये गर्म पानी में ये पियो, वो करो, उसको उबालो एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। सो अनफॉर्चुनेटली इन आवर इंडस्ट्री फॉर हनी टू बी पैकेज्ड इट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड। उसको प्रोसेस किया जाना ज़रूरी है, मतलब उसको थोड़ा सा हीट करो और फिर उसको पैकेज करो। तो आपको जो दे रहे हैं हनी वो प्रोसेस हनी है जिसके ऑलमोस्ट एंजाइम्स किसी काम के नहीं रहे अभी, और वो जो तरीका है वो हनी एक्सट्रैक्ट करने का वो भी साइंटिफिक नहीं है। ओके। हाइव में हनी होता है, अंडे होते हैं, मधुमक्खियाँ भी सुसु पोटी करती है, उनके पैर पंख वो मिलते हैं, तो उसको निकाला जाता है, छत्ते को छाना जाता है, गर्म किया जाता है, पैक करके आपको बेचा जाता है, यू नो। रॉ हनी जो है उसको गर्म नहीं किया जाता है, मतलब उसकी एंजाइम्स रहती हैं, और रॉ हनी को साइंटिफिक बी कीपिंग तरीके से निकाला जाता है, यानी ब्रूड चेम्बर और सुपर चेम्बर के बीच में एक जाली होती है जहाँ से क्वीन नहीं पास हो सकती है। क्वीन थोड़ी सी मोटी होती है। If you can explain with that. I can do with the hive. तो this is a bee hive. ये बीज ने इवैक्यूएट किया था और दे आर माइग्रेटरी इन नेचर। वो जहाँ जहाँ फूलों की बहार होती है वहाँ रहती है, और फिर जहाँ जहाँ वो बाहर आगे जाती है वो उसके साथ साथ जाती है। तो वो अपना वैक्स निकाल के हाइव साथ नहीं ले जाती है, सिर्फ बच्चे और अंदर हनी ले जाती है और वैक्स पीछे छूट जाता है। और नेचर में कुछ वेस्ट नहीं होता है। वैक्स मॉथ होती है जो इसके ऊपर अंडे देती है, वो लार्वा वैक्स खा के वैक्स मॉथ बनते हैं और उड़ जाते हैं, यू नो। सो बिफोर वैक्स मॉथ केम इनटू दिस, मैंने इसको निकाल लिया था। इसमें उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल काम दिखता है कि वो हेक्सागोनल सेल्स से पूरा हाइव बनाती है, षटकोण। इसका ये स्पेशलिटी है
कि ये हाइव को बहुत स्ट्रांग बनाता है। हाइव अगर कहीं लटका हो ना तो भूकंप आ जाए, आप इसको लटक जाओ, इसमें 20 किलो तक का अगर हनी भी हो और 60,000 बीज भी हो तो भी ये गिरेगा नहीं। ये है बहुत लाइट लेकिन ये है बहुत स्ट्रांग। और हेक्सागोनल शेप में उनको हनी स्टोर करना है तो सर्कल हो, ट्रायंगल हो, उसका रेडियस, उसका पूरा एरिया इतना कम होता है कि उसमें कम हनी स्टोर होगा। हेक्सागोनल का एरिया इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर वो ज़्यादा हनी स्टोर कर सकते हैं। और छोटे सेल्स जो हैं उसमें छोटे वर्कर बीज रहती हैं। बड़े बड़े ये जो सेल्स हैं इसमें ड्रोन्स होते हैं जिनकी बड़ी आंखें होती हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं कि नई रानी कब उड़ रही है और उसके पीछे पीछे जाए। और ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं, कुछ 3-4 सेल्स हैं जो क्वीन सेल्स कहलाते हैं, इसमें से रानी मक्खी बाहर आती है और फिर पूरे हाइव को रूल करती है। इसका ऊपर वाला पोर्शन हानी होता है जिसको हमने इसमें से अलग रखा है, और साइड वाले पोर्शन पे वो पोलन पोर्शन में पोलन स्टोर करती है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनका अलग अलग, नॉट जस्ट दिस, हम लोग क्या like you're talking about इसका then we wanted to discuss about bee hotel as well. हाँ, बी होटल से पहले हम लोग क्लोज कर रहे थे। हाँ, so yeah, I mean that only because I wanted you to show it and you know explain कि exactly क्या है, so they can viewers can see कि hive किसे कहते हैं and कहाँ पे क्या स्टोर होता है। Correct. So yeah, but nice. हमारे एक और कंटिन्यूएशन था, क्या था? हाँ, we were talking about bee hotel. मैं नहीं, बी होटल से पहले मैं कुछ बता रहा था। What was it? And then we said we will use the hive to explain it. maybe I am also. वो अपने 2 टाइप के अपने हम लोगों ने हनी प्रोसेस, I was explaining raw honey. हाँ, रॉ हनी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, यूजुअली हाइव में रॉ हनी क्या है, साइंटिफिक बी कीपिंग में एक सुपर पोर्शन होता है, ब्रूड चेम्बर होता है, और उसके बीच में जाली होती है ताकि क्वीन ना जा सके वहाँ से। क्वीन थोड़ी सी मोटी होती है तो शी कैन नॉट गो थ्रू द नेट, तो इसलिए सिर्फ नीचे ही ब्रूड्स, एग्स, बेबीज होते हैं, ऊपर सिर्फ वर्कर बीज जा सकती है, इसलिए सुपर में सिर्फ हनी होता है। तो इसमें से निकाला हुआ हनी में कुछ और मिक्स नहीं होता है और इसको हीट नहीं किया जाता है, प्रोसेस नहीं किया जाता है, इसको ऐसे ही पैक किया जाता है, इसलिए इसको रॉ हनी कहा जाता है। जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट खादी ग्राम उद्योग जो है, खादी ग्राम उद्योग के सारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पे ये रॉ हनी बी कीपर्स से, जो फार्मर्स हैं, उनसे ही लिया जाना चाहिए। ये भी एक बहुत ही धमाकेदार चीज़ मैंने पढ़ी थी कि हमारे इंडिया से 13 बिग ब्रांड्स इंक्लूडिंग डाबर एंड पतंजलिज ऑफ द वर्ल्ड, इनके ब्रांड्स को बाहर जर्मनी में टेस्ट करने भेजा गया और सिर्फ 2 ब्रांड का हनी साफ सुथरा, बाकी सब अडल्ट्रेटेड में, सब में मिलावट थी। जो मुझे लगता था बचपन से मैं कुछ खा रहा हूँ ये सही है और वो ब्रांड इमेज है, उनका भी हनी मिलावट भरा पाया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो किसानों से हनी लेते हैं, हमको पता नहीं उन्होंने क्या मिलाया था। भारत में ये टेस्ट होता है कि कहीं उसमें चीनी का पानी तो नहीं मिलाया है, गुड़ का पानी तो नहीं मिलाया है, और उनमें नहीं था वो, इसलिए यहाँ पे उनको स्टैंप मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जर्मनी में जाके पता चला कि इसमें शक्कर का मात्रा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। क्या है, उन्होंने टेस्ट किया, उसमें कॉर्न सिरप पाया गया है जो एक शुगर का चीप अल्टरनेटिव है। 10 रुपये किलो चाइना से मिलता होगा, 200 रुपये उसको हनी बना के यहाँ बेच रहे हैं, यू नो। तो हम क्या सच में हनी खा रहे हैं या चीनी खा रहे हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को जिनको डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप हनी लीजिए, उन्हीं लोगों को हनी खाना चाहिए। अदरवाइज हनी मधुमक्खियों के लिए है, हमें उसकी खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनी इज़ अ प्री डाइजेस्टेड फूड। मधुमक्खियाँ क्या करती है, उसको एक मधुमक्खी खाती है, फिर उसकी उल्टी करती है, फिर दूसरी मधुमक्खी खाती है, फिर उसकी उल्टी करती है। इस तरह जब वो बार बार प्रोसेस होके बाहर आ रहा है तब उसके अंदर का मॉइस्चर कम हो रहा है और एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, और जब सही मॉइस्चर होगा तब मधुमक्खियाँ उसको कैप करके रख देती है। कैप्ड हनी सालों साल रह सकता है, रादर हज़ारों साल। मैंने पढ़ा है टूटनखामन की टोम्ब
यानी इजिप्ट में राजा की जो कब्र थी, उस टोम में से जब राजा गुजरते थे तो उनके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें, सोना चांदी ये सब रखा जाता था। उसमें हनी था। उस हनी को 3000 साल पहले रखा था, जब उन्होंने बाहर निकाला आज भी वो खाने लायक था, एडिबल था। मतलब इतना बिना केमिस्ट्री समझे बीज इतना अच्छा काम करती है। और उनको पता है कि अगर वो नेक्टर लाती है फूल का और वैसे ही रखेगी तो वो फर्मेंट हो जाएगा, उसका अल्कोहल बन जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो वो उसको लेकर शुगर को सुक्रोस और फ्रुक्टोस में डिवाइड करती है और सही मॉइस्चर में उसको रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो और सालों साल वो यूज़ कर सकती है उसे, जब बाहर फूल कम हो और घर में उनको खाने की आवश्यकता हो। तो वो उसको अपने लिए बना रही है, हमें उसका लेने का हक नहीं। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो ही लेना चाहिए, वरना हर कोई इतना हनी हम कंज्यूम करने की फिरात में है, लेकिन उतनी हनी बीज है नहीं और उतना हनी वो बना नहीं रही है। तो हमको हनी खाने से ज़्यादा हनी बीज को बचाना, इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमको खाना भी नहीं मिलेगा। हनी तो छोड़िए, अलग बात है। ये पहली बार पता चला कि हनी इतना खाना नहीं होता। Yeah, it's not really required. Perfect. So we spoke about honey, आयुर्वेदा, और वो मेरा ऐसा था कि प्रोसेस्ड हनी और रॉ हनी, ये दोनों को जोड़ना हम इसको मोहित को एडिटिंग में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में ये आ गया था। Yes, and now about bee hotel concept that. हाँ, तो सबको ऐसे लगता है कि मधुमक्खियाँ सिर्फ बड़े छत्ते में रहती है और एक साथ रहती है, लेकिन कुछ इंसान हैं जो बहुत कम बात करते हैं और कुछ इंसान हैं जो बहुत बात करते रहते हैं, मेरी तरह, यू नो। सो बीज में भी ऐसे होते हैं कि कुछ सोशल बी स्पीशीज है जो बहुत सारे एक साथ छत्ते में रहते हैं, कुछ सॉलिटरी बीज हैं जो अकेली एकाकी जीवन जीती है, यू नो। जैसे ब्लू बैंडेड बी होगी, कारपेंटर बी, बहुत बड़ी काली मधुमक्खी होती है जो हमने उड़ती हुई देखी हुई है, उसका आवाज़ आता है, लेकिन वो उसका कभी एक बड़ा छत्ता नहीं देखा है क्योंकि वो एकाकी जीवन जीती है, यू नो। इस तरह बहुत सारी बीज हैं जो अकेली रहती है। उनको घर बनाने के लिए उनके पास वैक्स ग्लैंड नहीं होता, तो वो वैक्स से छत्ता नहीं बनाती है, वो मिट्टी या लकड़ी में अपना घर बनाते हैं। पहले ज़माने में हमारी दीवारें मिट्टी की होती थी, हम लोग लकड़ी जमा करके रखते थे पुरानी, ताकि साल भर उसका काम हो, या फिर बहुत पुराने पेड़ों में लकड़ी के ठुड्डे रहते थे। अभी हम ना मिट्टी की दीवारें रखते हैं ना लकड़ी है कहीं पे। तो ये जो सॉलिटरी बीज हैं, इनको नेस्टिंग साइट्स बहुत कम मिल रही हैं। लीफ कटर बीज भी सॉलिटरी बीज है। आपने देखा होगा कभी पत्ते गोल 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 इस तरह से कटे हुए होते हैं, हमको लगता है कि कहीं कैटरपिलर ने तो नहीं खाया, कैटरपिलर पूरा पत्ता साफ कर सकता है, लेकिन लीफ कटर बी सिर्फ पत्तों को साइड से कट करती है, उसका रोल बनाती है, उसको ले जाती है, लकड़ी में रखती है, उस पर अंडा देती है, अंडा उसमें से बी बन के निकलता है और ये साइकिल उनका कंटिन्यू होता है। तो इनके लिए ना मिट्टी बच रही है ना लकड़ी बच रही है। सो विद स्कूल किड्स हमने बी होटल्स बनाना शुरू किया है जो बहुत सिंपल है। पेपर स्ट्रॉज जो है वो उसके अंदर बीज, क्योंकि आप देखोगे कभी कभी कहीं होल्स हो ना तो उसमें कोई इंसेक्ट अंदर बाहर जाता हुआ दिखेगा, वो है लीफ कटर बी। अच्छा, ठीक है। तो पेपर स्ट्रॉज हमने एक साथ रख के बांध दिए उसको रस्सी से, सुतली से, और हमने देखा कि उसका यूज़ बीज ने करना शुरू किया है। हमने कुछ लकड़ी के पुरानी लकड़ी के वो रखे ठुड्डे और उसके अंदर हमने होल्स करके रखे, तो उसको भी कारपेंटर बीज ने, बैम्बू हमने रखा उसमें होल किया, उसको भी कारपेंटर बी ने यूज़ करना शुरू किया है। सो दीज वर टर्म्ड एज बी होटल्स, जहाँ पे मधुमक्खियाँ कुछ दिनों के लिए अपने अंडों को रख के अपना साइकिल कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि बाहर नेचुरली वो स्पेस उनके लिए अवेलेबल नहीं है। आजकल, पहले हम बहुत से लोकल स्पीशीज़ के पेड़ पौधे लगाते थे जिससे हमारे लोकल बीज को बहुत सपोर्ट मिलता। अभी हर किसी को लिली और जरबेरा और बाहर के ट्रीज और फ्रूट्स लगाने हैं और फ्लावर्स के प्लांट्स चाहिए, तो उस वजह से हमारी लोकल नेटिव बीज को इम्पैक्ट हो रहा है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हनी बीज कम पॉलिनेशन करती है और नेटिव सॉलिटरी बीज हमारे लिए ज़्यादा पॉलिनेशन करती है। अच्छा, तो पॉलिनेशन के मामले में भी सॉलिटरी बीज को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए rather than हनी बीज। ओके, नाइस नाइस नाइस। ऑल्सो नाउ
shifting a little bit. You are, you have other hobbies of painting, and you have combined that with, Yes. honeybees and all. And you can explain us that the painting that you have done. Excellent, I will. I like it. Yes. Perfect. So this is my portrait art, जिसको मैं बी आर्ट भी कहता हूँ. मैं बहुत से सेशंस लेता हूँ स्कूल्स कॉलेजेस, और मैं काफ़ी लोगों के पास मेरा बी कॉन्जर्वेशन का मैसेज ले जाता हूँ. लेकिन मैं हर जगह नहीं बोल सकता हूँ. और एक चीज़ जो है जो बिना आपका मैसेज आगे ले जा सकती है, वो है आर्ट. आर्ट स्पीक्स लाउड. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस आर्ट को भी मैं यूज़ करूं ताकि ये बी कॉन्जर्वेशन का मैसेज बहुत लोगों तक पहुंचे. एंड दिस इज़ अ यूनिक आर्ट जो मुझे नहीं लगता है कहीं किसी भारत और विदेशों में ऐसा हो रहा है. ये बी वैक्स पर, मधुमक्खी के छत्ते पर मैंने पोर्ट्रेट बनाई है, जिसके ऊपर मैंने 24 कैरेट गोल्ड फॉइल से गार्निश किया है. इसको ऊपर से सजाया गया है. तो इसीलिए क्योंकि बीज के हनी को लिक्विड गोल्ड भी कहा गया है. और इजिप्शियंस के टाइम पे तो वो करेंसी के तौर पे भी यूज़ किया जाता था. इसीलिए सो एंड आई हैव बीन वेरी लकी. मैंने ये पोर्ट्रेट श्री अमिताभ बच्चन जी को गिफ्ट की है, कपिल शर्मा को दी है, दिया मिर्ज़ा हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस. और आज मैं जिस सिटी में आया हूँ वहाँ पे हर मैजेस्टी राधिका राजे जी जो है, उनका आर्ट के प्रति बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है और रुझान रहा है. सो आई थॉट उनके लिए भी दिस इज़ अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम माई एंड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बी कंजर्वेशन, वेयर आई मे नॉट स्पीक but the art will continue speaking and sharing the cause. Nice. Absolutely nice. मस्त बना है. So I think we've covered. Yes. Covered the projects. We've covered bee hotels. We've covered bee parent. Yeah. We've covered most of the insights. Yeah. Fascinations और भी कुछ बाकी हैं. We have audience also. Audience को कुछ पूछना है तो भी So मुझे अच्छा लगा कि आप स्कूल में जाते हैं और आपने इसमें बच्चों को इन्वाइट किया है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी आगे बढ़ाना है ना, Yes. तो उसमें बच्चों को तो इन्वाइट करना चाहिए. Yes. और उनकी 1 साल से 10 साल तक की जो उम्र है, उसमें के टाइम पे हम जब उसके दिमाग में डाल देते हैं Correct. thoughts, तो वो आगे चल जाएगा. फिर वही कभी वो डल हमारे थॉट्स हो जाएगी. Correct. लेकिन जैसे ही उसको कुछ खाली जगह मिलेगी, फिर से वो थॉट्स आगे जाएगी. परफेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि व्हाट शुड सिटीजन्स डू टू कंजर्व बीज. yes. ठीक है. मोहित रोलिंग है ना, ये कंटिन्यू करूँ क्या? एक थोड़ा सा और पॉइंट है कि जो सिटी में रहते हैं वो अगर इससे प्रेरित हुए हैं और उनको बीज को हेल्प करना या अपने तरफ से कुछ सपोर्ट करना, तो क्या कर सकते हैं? एक तो है लोकल नेटिव स्पीशीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स लगाइए. बाहर का ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो और ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ के जामुन, नीम, सरसों, इस तरह के जो ड्रम स्टिक, ये जो फूल फल सब्जी वाले पौधे हैं, ये आप लगाइए ताकि बीज को खाना मिल सके. पानी भी उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे आसपास सारे नाले और इतनी गंदगी है कि उनको पीने का पानी भी नहीं मिल. तो एक बी बाथ रखिए जिसमें थोड़ा सा पानी हो. और बीज को स्विमिंग नहीं आती है तो उसमें आप पत्थर रखिए, लकड़ी रखिए, कोई पेबल्स रखिए, अच्छे से कोई शो वाले पेबल्स रखने वो रखिए ताकि वो उस पर बैठ के थोड़ा सा पानी पी सके. तो उनका खाना और पानी सॉर्ट हो जाएगा. जैसे मैंने बताया बी होटल्स, आप थोड़े से पेपर स्ट्रॉज लेकर उनको लकड़ी से रस्सी से बांध के उनको रख दीजिए. आप देखेंगे कि वो यूज़ हो जाएगा. पुरानी लकड़ी रखिए, उसमें ड्रिल होल्स ड्रिल करके, तो देखिए कि उनमें भी बीज उसको यूज़ करना शुरू करेंगी. अपने आसपास कहीं भी स्प्रे मत कराइएगा, या फिर अगर कोई छत्ता दिखता है तो उसको मारिएगा मत, पेस्ट कंट्रोल मत करवाइएगा. किसी
एथिकल बी कीपर से उसको मूव कराइए, ठीक है, ताकि आप पूरे हाइव को इस तरह कोलैप्स ना करें, मारे ना, ठीक है। तो आई थिंक ये 3-4 चीज़ें हैं। अपने बच्चों को बीज के बारे में बताइए और उनको ऐसी ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ पर उनको बीज के बारे में कुछ दिखे या जानकारी मिले। तो ये 3-4 चीज़ें हम एज सिटीजन्स कर सकते हैं कि बच्चों को ये ना कहें कि बीज से डरना है, बट उनके बारे में बताएं। लोकल नेटिव प्लांट्स, फ्लावरिंग लगाए, बी बाथ रखिए, बी होटल्स रख सकते हैं। और अगर आपको हनी खरीदना है तो सिर्फ बी कीपर्स से रॉ हनी लीजिए, वो भी अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। अदरवाइज़ हमें हनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीज को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। And be the change that you want to see. Yes, be the change you want to see. और मैं हमेशा मेरे सेशंस के बाद कहता हूँ, we must be healthy and be happy. Yes. And coincidentally आज ऐसा है कि today's international World Honey Bee Day. Honey Bee Day. तो हाँ, तो I would take the opportunity to wish all your viewers a happy World Honey Bee Day. जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं, आई थिंक इससे बेटर चीज़ और क्या हो सकती है कि हम इतने अच्छे दिन ये मैसेज सारे व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं. Yes. Thank you so much. Thank you so much for having me. It's such a pleasure being here.